नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी संसद भारतीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु। नमस्कार। बिल्कुल। संसद के बिना भारतीय लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, और हमारे पास इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी, जो 8वां संस्करण है, उसका अध्याय 23 संसद है। तो इरादा यही है कि इस जानकारी को सरल भाषा में समझें। जी, ताकि संसद का ढांचा, उसकी कार्यप्रणाली, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। और खास तौर पर, जैसा हमारे एक श्रोता ने चाहा था, हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू पर विस्तार से बात हो, ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, संसद सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। ये वो मंच है जहां सरकार की जवाबदेही तय होती है, देश की दिशा पर बहस होती है। संविधान का भाग 5, अनुच्छेद 79 से 122 इसी के बारे में है। संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाएं, शक्तियां, सब कुछ। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि संसद बनती कैसे है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि इसमें बस लोकसभा और राज्यसभा हैं। हाँ, ये आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं। अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि भारत की संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, और लोगों का सदन यानी लोकसभा। अच्छा। जी, ये जो हिंदी नाम है राज्यसभा और लोकसभा, ये 1954 में अपनाए गए। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। लेकिन ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि राष्ट्रपति तो किसी सदन के मेंबर नहीं होते, फिर वो संसद का अभिन्न अंग कैसे हुए? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और संसदीय प्रणाली की खूबी भी। देखिए, राष्ट्रपति संसद की बैठकों में भले ही ना बैठे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम है। कैसे? सोचिए, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद भी कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं, मुहर लगाते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा राष्ट्रपति ही दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, जरूरत पड़ने पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। वो सदनों को संबोधित करते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति, जब सदन सत्र में ना हो तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटिश मॉडल से ली है, जहां संसद में क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होते। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का संसद का अंग होना असल में कार्यपालिका और विधायिका के बीच की इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। समझ गया। तो ये तो हुई संसद की पूरी बनावट। अब आते हैं दोनों सदनों पर, राज्यसभा और लोकसभा। इनकी संरचना में क्या बुनियादी फर्क हैं? राज्यसभा, जैसा नाम से ही लगता है, ये राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान ने इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 तय की है। 250? हाँ, 250। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी की बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 25 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 मनोनीत। और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं 225, ये चुने कैसे जाते हैं? क्या अमेरिका की तरह हर राज्य से बराबर सदस्य आते हैं? नहीं, यहीं पर भारतीय व्यवस्था अमेरिकी सीनेट से अलग है। अमेरिका में हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे जनसंख्या कितनी भी हो। लेकिन भारत में राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर? जी, इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 31 सदस्य हैं, तो त्रिपुरा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से सिर्फ 1-1। और इनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। तो फिर कौन करता है? इनका चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य यानी एमएलएस करते हैं, और ये चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। अच्छा, पीआरएसटीवी सिस्टम से? बिल्कुल, ताकि विधानसभा में जिस दल की जितनी ताकत है, उसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी दिखे। और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से सदस्य आते हैं, जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। और वो 12 मनोनीत सदस्य? हाँ, वो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
मकसद ये है कि चुनाव लड़े बिना भी ऐसे अनुभवी लोगों की विशेषज्ञता का लाभ सदन को मिल सके। ये तो बहुत सोचा समझा प्रावधान लगता है। अब आते हैं लोकसभा पर, जिसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। उसकी संरचना कैसी है? लोकसभा, बिल्कुल, ये सीधे सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या संविधान ने 550 तय की है, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। और अभी कितने हैं? वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 524 राज्यों से चुनकर आते हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। इनका चुनाव तो सीधा जनता करती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तरीका है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है और कानूनी तौर पर वोट देने से रोका नहीं गया है, वो वोट डाल सकता है। हाँ, वो 61वां संशोधन याद है, 1988 का, जिससे उम्र 21 से 18 हुई थी। बिल्कुल सही। और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी अब सीधे चुनाव से ही आते हैं। पहले एक प्रावधान था एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। हाँ, 2 सदस्य मनोनीत होते थे। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति को लगता था कि उनका प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद जनवरी 2020 से वो व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, ये जो लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनते हैं, इनका आधार क्या होता है? कैसे तय होता है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी या एक क्षेत्र कितना बड़ा होगा? देखिए, संविधान यहाँ 2 बातें सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। पहली, हर राज्य को लोकसभा में सीटें उसकी जनसंख्या के अनुपात में मिले। मतलब सीटों और जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए जहां तक हो सके बराबर रहे, ताकि प्रतिनिधित्व में समानता हो। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये नियम 60 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों पर सख्ती से लागू नहीं होता। दूसरी बात, हर राज्य को फिर निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह बांटा जाए कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको मिली सीट, जो आमतौर पर एक ही होती है, का अनुपात पूरे राज्य में बराबर हो। मतलब राज्य के अंदर भी एकरूपता? जी, राज्यों के बीच भी और राज्य के भीतर भी प्रतिनिधित्व में यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास है। तो क्या हर जनगणना के बाद ये सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलती हैं? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए। हर जनगणना के बाद सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, जिसे परिसीमन या डेलिमिटेशन कहते हैं। इसके लिए संसद ने समय समय पर परिसीमन आयोग कानून भी पास किए हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? यहाँ एक पेच है। 42वें संशोधन 1976 ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित थीं, उन्हें साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। अच्छा, फ्रीज कर दिया था। क्यों? इसका एक बड़ा कारण था जनसंख्या नियंत्रण। राज्य इस डर से कि ज्यादा सीटें पाने के चक्कर में जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान न दें, इसलिए ये कदम उठाया गया। फिर 84वें संशोधन 2001 ने इस फ्रीज को और आगे बढ़ाकर साल 2026 तक कर दिया। यानी 2026 तक राज्यों को लोकसभा में कुल कितनी सीटें मिलेंगी, ये 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। बिल्कुल। हालांकि 87वें संशोधन 2003 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की जो आंतरिक सीमाएं हैं, उनका परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। लेकिन किसी राज्य को कुल सीटें कितनी मिलेंगी, वो 1971 वाला आंकड़ा ही 2026 तक चलेगा। समझ गया। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण, ये कैसे काम करता है? हाँ, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तो खत्म कर दी थी, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की हैं। ये हमेशा के लिए है? नहीं, शुरू में ये 10 साल के लिए था, लेकिन इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। अभी जो 104वां संशोधन हुआ 2019 में, उसके तहत ये आरक्षण 2030 तक जारी रहेगा। और इन आरक्षित सीटों पर चुनाव कैसे होता है? क्या सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट देते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव सामान्य तरीके से ही होता है। मतलब उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सभी वोटर, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वोट डालते हैं। कोई अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, जैसा ब्रिटिश काल में था। अच्छा। और एक बात और, SC/ST समुदाय के सदस्य चाहें तो सामान्य यानी गैर आरक्षित सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण सिर्फ सीटों का है,
उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का विस्तार नहीं रोकता। ये स्पष्ट हुआ। अब एक सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर स्टूडेंट्स के मन में, कि लोकसभा चुनावों के लिए हमने ये फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम क्यों अपनाया, जिसमें सबसे ज्यादा वोट वाला जीत जाता है, भले ही 50% से कम वोट मिले हों, जबकि राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व PR है। हाँ, इस पर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी। FPTP अपनाने के पीछे कुछ मुख्य तर्क दिए गए थे। पहला, उस समय देश में साक्षरता का स्तर कम था और PR प्रणाली जैसे STV वगैरह थोड़ी जटिल मानी जाती थी। आम मतदाता के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता था। सरलता एक कारण था। जी। दूसरा, ये भी एक चिंता थी कि PR सिस्टम शायद बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दलों को बढ़ावा दे, जिससे स्थिर सरकार बनाना मुश्किल हो सकता था। FPTP सिस्टम समझने में आसान है, लागू करने में सरल है और ये अक्सर स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें देने में मदद करता है, भले ही वो बहुमत वोटों के प्रतिशत में 50% से कम हो। सही कहा। अब जरा दोनों सदनों के कार्यकाल पर आते हैं। क्या ये एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बड़ा अंतर है। राज्यसभा, जैसा मैंने पहले कहा, एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। अच्छा, ये भंग नहीं होती? नहीं। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर या मनोनीत होकर आ जाते हैं, तो एक निरंतरता बनी रहती है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये 6 साल की अवधि संविधान में नहीं, बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में तय की गई है। 6 साल का कार्यकाल और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है। और लोकसभा? लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 साल का होता है। 5 साल पूरे होने पर ये अपने आप भंग हो जाती है। और क्या इसे पहले भी भंग किया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 साल पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति और है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। और ऐसा कितनी बार किया जा सकता है? अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी हो जाते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं सदस्यता की, मतलब संसद सदस्य MP बनने के लिए क्या योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस चाहिए? देखिए, संविधान कुछ बुनियादी योग्यताएं बताता है। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की और भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की। ठीक है। तीसरा, उम्र। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। और चौथा, उसके पास वो अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद कानून बनाकर तय करे। तो संसद ने भी कुछ योग्यताएं तय की हैं? जी हाँ, संसद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA 1951 पास किया है। उसमें कुछ और योग्यताएं हैं, जैसे सदस्य को देश के किसी न किसी संसदीय क्षेत्र का रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का? हाँ, पहले राज्यसभा के लिए ये जरूरी था कि आप उसी राज्य के वोटर हों जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2003 में ये शर्त हटा दी गई। अब आप कहीं के भी वोटर हों, किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और हाँ, अगर कोई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है तो उसे उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस विशेष SC या ST समुदाय का सदस्य होना अनिवार्य है। ये तो हुई योग्यताएं। अब इसका उल्टा देखते हैं, किन आधारों पर सदस्यता जा सकती है? डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस के आधार भी संविधान में दिए गए हैं और RPA 1951 में भी। संविधान कहता है कि कोई सदस्य अयोग्य हो जाएगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण करता है। हालांकि मंत्री का पद या कुछ अन्य पद जिन्हें संसद ने छूट दी है, वो लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक है, लाभ का पद एक आधार हुआ। और दूसरा, अगर वो विकृत चित्त का हो, मतलब अनसाउंड माइंड का, और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा की हो। तीसरा, अगर वो अघोषित दिवालिया हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक न रहे या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ली हो। और पांचवा, अगर वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाए।
और संसद ने आरपीए 1951 में क्या आधार जोड़े हैं? आरपीए 1951 में कई आधार हैं। मोटे तौर पे कहें तो अगर कोई चुनाव में गंभीर अपराध या भ्रष्टाचारण का दोषी पाया गया हो, अगर उसे किसी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो, निवारक नजरबंदी इसमें नहीं आती। अगर उसने चुनाव खर्च का हिसाब समय पर न किया हो, अगर उसका सरकार के साथ किसी ठेके या काम में कोई हित हो, अगर वो किसी ऐसी सरकारी कंपनी में जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 25% है, डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट जैसे लाभ के पद पर हो, अगर उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया हो, या फिर छुआछूत, दहेज, सती जैसे कुछ सामाजिक अपराधों के लिए सजा मिली हो। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। और एक और चीज जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, दल बदल कानून। हाँ बिल्कुल, 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके तहत भी सदस्यता जा सकती है। मुख्य आधार है अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, अगर वो पार्टी विप यानी पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करे या वोटिंग से अनुपस्थित रहे और पार्टी ने उसे 15 दिन के अंदर माफ न किया हो। और निर्दलीय सदस्यों के लिए अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, अगर शपथ लेने के 6 महीने बीत जाने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो भी अयोग्य हो जाता है। और इस दल बदल पर फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला राष्ट्रपति नहीं, बल्कि संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। और क्या उनके फैसले को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, पहले नहीं था, लेकिन कीहोतो होलोहन मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं इन पीठासीन अधिकारियों की। स्पीकर और चेयरमैन, ये कौन होते हैं और क्या करते हैं? हर सदन को चलाने के लिए, उसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। इनका चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। और राज्यसभा में? राज्यसभा में होते हैं सभापति यानी चेयरमैन और उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये पद उन्हें उपराष्ट्रपति होने के नाते मिलता है। लोकसभा स्पीकर का पद तो काफी शक्तिशाली माना जाता है। उनकी भूमिका और शक्तियां क्या हैं? हाँ, स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होता है। वो सदन का, उसके सदस्यों का और उसकी समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। सदन के अंदर व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। वो सदन की कार्यवाही के संचालन के नियमों का और संविधान के संबंधित प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। और क्या शक्तियां हैं? वो कोरम यानी गणपूर्ति, जो कि कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा है, के अभाव में सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी शक्ति, कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर ही करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण भी वही करता है। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर वोटिंग नहीं होती। ठीक है। और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की शक्तियां, क्या वो स्पीकर के बराबर हैं? काफी हद तक उनकी शक्तियां लोकसभा स्पीकर जैसी ही हैं, जैसे सदन की कार्यवाही का संचालन करना, व्यवस्था बनाए रखना वगैरह। लेकिन 2 मुख्य अंतर हैं। क्या है वो? पहला, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति सिर्फ स्पीकर के पास है, सभापति के पास नहीं। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, सभापति नहीं। इसका कारण यह है कि सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, ये तो है। और एक बात, अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव राज्यसभा में विचाराधीन है, तो वो उस दौरान सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं और बोल सकते हैं। समझ गया। अब जरा संसद के रोजमर्रा के कामकाज पर आते हैं। ये जो हम सुनते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ये सब क्या है?
इनका क्या महत्व है? ये सब असल में संसदीय कार्यवाही के साधन हैं, जिनके जरिए संसद, खासकर सदस्य, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और जनहित के मुद्दे उठाते हैं। जैसे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल आमतौर पर संसद की हर बैठक का पहला घंटा होता है। इसमें सदस्य मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज से जुड़े सवाल पूछते हैं। ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सवाल 3 तरह के हो सकते हैं: तारांकित, जिनका मंत्री मौखिक उत्तर देते हैं और सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं; अतारांकित, जिनका लिखित उत्तर दिया जाता है; और अल्प सूचना प्रश्न, जो अत्यावश्यक लोक महत्व के मामलों पर कम समय की सूचना देकर पूछे जाते हैं। और शून्यकाल, 0 आवर। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र संसद की प्रक्रिया के नियमों में कहीं नहीं है। ये एक तरह से भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 के आसपास शुरू हुआ। इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं। अच्छा, ये भारतीय नवाचार है। जी हाँ। फिर कई तरह के प्रस्ताव मोशंस भी होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। ये किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर सदन का ध्यान खींचने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार की एक तरह से निंदा का भाव निहित होता है। अगर ये स्वीकार हो जाए तो सदन अपना नियमित काम रोककर उस मुद्दे पर चर्चा करता है। और अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये प्रस्ताव सरकार के बहुमत को चुनौती देने के लिए लाया जाता है। संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और इसके लिए भी 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन। निंदा प्रस्ताव सरकार की किन्हीं खास नीतियों या कार्यों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ये किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो सकता है। इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। और एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है, मोशन ऑफ थैंक्स। हाँ, हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है। इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कहते हैं। अंत में प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। सरकार के लिए इस प्रस्ताव का पास होना बहुत जरूरी है, वरना इसे सरकार की हार माना जाता है। समझ गया। ये सब तो हुए कार्यवाही के साधन। अब आते हैं संसद के सबसे मुख्य काम पर, कानून बनाना। साधारण विधेयक और धन विधेयक, इनमें प्रक्रिया का क्या अंतर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा की दृष्टि से भी। साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इसे कोई मंत्री भी पेश कर सकता है या कोई निजी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर भी। और इसकी प्रक्रिया मोटे तौर पर ये 5 चरणों से गुजरता है। पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल पेश किया जाता है और उसका शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है। दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बिल पर सामान्य चर्चा होती है। फिर इसे या तो सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी को भेजा जा सकता है, या सदन सीधे इस पर खंडवार विचार करता है। संशोधन पेश होते हैं, उन पर वोटिंग होती है। तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग, इसमें बहस इस बात पर होती है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। यहाँ कोई खास संशोधन नहीं होते। एक सदन से पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है, वहां भी यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। तीनों वाचन। अब 3 स्थितियां हो सकती हैं। दूसरा सदन बिल को वैसे ही पास कर दे, दूसरा सदन कुछ संशोधनों के साथ पास करे और पहला सदन उन संशोधनों को मान ले, या फिर दोनों सदनों में असहमति हो जाए। असहमति मतलब दूसरा सदन बिल को खारिज कर दे या ऐसे संशोधन करे जो पहले सदन को मंजूर न हो, या फिर बिल मिलने के 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही ही न करे। ऐसी स्थिति में गतिरोध यानी डेडलॉक माना जाता है। तो फिर क्या होता है? इस गतिरोध को सुलझाने के लिए संविधान ने संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग,
का प्रावधान रखा है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और संयुक्त बैठक में बिल साधारण बहुमत से पास किया जाता है। और राष्ट्रपति की भूमिका? जब बिल दोनों सदनों से या संयुक्त बैठक से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। वो बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं, तब वो कानून बन जाता है। वो अपनी सहमति रोक सकते हैं, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। या वो बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। अगर सदन बिल को दोबारा वैसे ही या संशोधनों के साथ पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। ये तो हुई साधारण बिल की बात। अब धन विधेयक यानी मनी बिल। धन विधेयक बिल्कुल अलग है। पहले तो अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कौन से मामले धन विधेयक माने जाएंगे, जैसे टैक्स लगाना, कम करना, बदलना, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि कॉन्टिंजेंसी फंड की अभिरक्षा या उसमें धन जमा करना या निकालना, संचित निधि पर भारत कोई व्यय घोषित करना वगैरह। प्रक्रिया में क्या अंतर है? कई बड़े अंतर हैं। पहला, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा, इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, निजी सदस्य नहीं। तीसरा, इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। और राज्यसभा की क्या भूमिका है? राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें संशोधन कर सकती है। वो केवल सिफारिशें दे सकती है और उसे बिल मिलने के 14 दिनों के अंदर उसे लोकसभा को लौटाना होता है, सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के। अगर ना लौटाए 14 दिन में तो भी उसे दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। मतलब राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित हैं धन विधेयक पर। बिल्कुल, इसीलिए धन विधेयक पर गतिरोध का सवाल ही नहीं उठता और न ही संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है। जब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो या तो सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, पर उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। और ये कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर का होता है। अच्छा, अब बजट के बारे में भी बताइए। हाँ, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, संविधान उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है अनुच्छेद 112 में। ये असल में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आमदनी, रिसीप्ट्स और खर्च, एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। इसमें क्या खास होता है? इसमें खर्च 2 तरह से दिखाए जाते हैं। एक, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, जजों आदि के वेतन, भत्ते, कर्ज का भुगतान वगैरह। इस खर्च पर संसद में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। और दूसरा है संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पर वोटिंग होती है। इसे ही अनुदान मांगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। बजट पास होने की प्रक्रिया क्या है संक्षेप में? मोटे तौर पे 6 चरण होते हैं। पहला, बजट की प्रस्तुति। दूसरा, उस पर आम बहस। तीसरा, विभागीय समितियों द्वारा अनुदान मांगों की जांच। चौथा, अनुदान मांगों पर मतदान। ये शक्ति केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है। पांचवां, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल का पारित होना। ये कानून सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार देता है। इसके बिना सरकार खजाने से 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। और छठा चरण? छठा है वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल का पारित होना। इसमें सरकार के वित्तीय यानी टैक्स संबंधी प्रस्ताव होते हैं। इसे बजट पेश होने के 75 दिनों के अंदर पास कराना होता है। और हाँ, 2017 से रेल बजट को भी आम बजट में ही मिला दिया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया संसद को, खासकर लोकसभा को, सरकार के वित्त पर काफी नियंत्रण देती है। बिल्कुल, बिना संसद की मंजूरी के ना कोई टैक्स लग सकता है, न ही कोई खर्च हो सकता है। कानून बनाने और बजट पास करने के अलावा संसद के और कौन-कौन से मुख्य काम या भूमिकाएं हैं? संसद के काम बहुत विविध हैं। विधायी, कानून बनाना और वित्तीय बजट, टैक्स कार्यों के अलावा सरकार पर नजर रखना, उसकी जवाबदेही तय करना, प्रश्नकाल प्रस्ताव, बहस, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब इसी के साधन हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, हालांकि यह शक्ति असीमित नहीं है।
मूल ढांचे के सिद्धांत के अधीन है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, उपराष्ट्रपति को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सीईसी, सीएजी आदि को हटाने की सिफारिश करना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करना। विचार विमर्श का मंच, देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, उन पर बहस करना। ये देश का सर्वोच्च विचार विमर्श का निकाय है। जैसे आपातकाल की घोषणाओं को मंजूरी देना, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करना या नए राज्य बनाना वगैरह। तो ये एक मल्टी फंक्शनल संस्था है। ये तो सही है। अब एक सवाल जो अक्सर उठता है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना, क्या दोनों बराबर शक्तिशाली हैं या कोई एक ज्यादा है? देखिए, कुछ मामलों में तो दोनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं, जैसे साधारण विधेयकों को पेश करना और पारित करना, संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करना, राष्ट्रपति का चुनाव और उन पर महाभियोग चलाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। इसमें राज्यसभा पहल करती है पर लोकसभा की सहमति जरूरी है। अध्यादेशों को मंजूरी देना, वित्त आयोग या सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना, इन सब में दोनों सदन बराबर हैं। और असमानता कहाँ है? तो असमानता मुख्य रूप से वित्तीय मामलों में और सरकार के प्रति जिम्मेदारी में है। हमने देखा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है और राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। बजट की अनुदान मांगों पर वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। सरकार यानी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और अगर किसी साधारण बिल पर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक में संख्या बल के कारण लोकसभा की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। तो क्या राज्यसभा बस एक कमजोर सदन है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है और जो भारत के संघीय ढांचे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? दो बहुत खास हैं। अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो संसद राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है। अच्छा, ये तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल जैसा है। हाँ, पर यह राष्ट्रीय हित में और विशेष बहुमत से ही हो सकता है। दूसरी विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र और राज्यों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। और तीसरी, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। तो राज्यसभा की अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राज्यसभा न तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जितनी कमजोर है, जो मुख्यतः एक सलाहकारी निकाय है, और न ही अमेरिकी सेनेट जितनी शक्तिशाली, जो कई मामलों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा ताकतवर है। भारत की राज्यसभा का एक अनूठा संतुलन है। समझ गया। अब एक आखिरी लेकिन बहुत बुनियादी सवाल, क्या भारत की संसद, जैसे कि ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है, संप्रभु है, सॉवरेन है? मतलब क्या वो सर्वोच्च है और उसकी कानून बनाने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है ब्रिटिश और भारतीय व्यवस्था में। ब्रिटिश संसद को डाइसी जैसे विद्वानों ने संप्रभु कहा है, मतलब उस पर कोई कानूनी रोक-टोक नहीं है, वो कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है। लेकिन भारत की संसद संप्रभु नहीं है। इसकी शक्तियों पर कई सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीमा तो है हमारा लिखित संविधान। संसद को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। ठीक है। दूसरी सीमा है संघीय व्यवस्था। शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। संसद उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती जो राज्य सूची में है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे हमने अनुच्छेद 249 की बात की। हाँ। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण सीमा है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। अगर कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। और मौलिक अधिकार? बिल्कुल। चौथी सीमा है मौलिक अधिकार। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें अनुचित रूप से कम करता हो। अगर ऐसा होता है तो उसे भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो इन सब वजहों से भारतीय संसद की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन असीमित या संप्रभु नहीं है।
तो ये स्पष्ट हुआ कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। बहुत खूब। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत की किताब के जरिए भारतीय संसद की पूरी संरचना, उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनके कामकाज के तरीके, उनकी शक्तियां, उनकी सीमाएं, इन सब पर काफी विस्तार से बात की। हाँ, हमने समझने की कोशिश की कि संसद कैसे बनती है, राष्ट्रपति इसका हिस्सा क्यों हैं, सदस्य कैसे चुने जाते हैं और कैसे हटाए जा सकते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, साधारण बिल और मनी बिल में क्या फ़र्क है, बजट कैसे पास होता है और सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए क्या-क्या साधन हैं। हमने राज्यसभा की विशेष भूमिका और भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाओं पर भी चर्चा की। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं। हमने देखा कि संविधान ने कार्यपालिका पर यानी सरकार पर विधायिका के नियंत्रण के लिए कितने सारे साधन दिए हैं। प्रश्नकाल है, विभिन्न प्रस्ताव हैं, संसदीय समितियां हैं। लेकिन आज की जो राजनीतिक वास्तविकता है, जिसमें अक्सर सत्ताधारी दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है और पार्टी विप का कड़ा अनुशासन होता है, तो क्या ये साधन वास्तव में सरकार पर उतना प्रभावी नियंत्रण रख पाते हैं जितनी संविधान निर्माताओं ने शायद उम्मीद की होगी? या फिर जैसा कि कई बार कहा जाता है और शायद स्रोत में भी इसका संकेत है, क्या ये नियंत्रण व्यवहार में ज्यादातर सैद्धांतिक ही रह जाता है और उतना कारगर साबित नहीं होता? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो इस सवाल पर आप जरूर सोचिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय पर गहराई से बात करने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।